Okay, next is ओके, चलिए क्वेश्चन जो है इसमें ट्राई करते हैं। एक ब्लॉक है हमारे पास, इसमें 10 kg मास, 10 kg मास, और ये इक्विलिब्रियम में है। और हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टेंशन T1 फोर्स है, इधर टेंशन T2 फोर्स है, इधर वेट लगा होगा 10G, राइट। ये एंगल हमें दिया हुआ है, दिस इज 60 degree, right? We have to find T1 and T2, right? 10G मतलब वेट है ना, m/g वेट है, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है ना, तो अगर तो उसका मान दिया तो उसका mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ट्राई करिए, इसको आप ट्राई करिए अपने तरीके से। मैं आपको इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम से ये एक मतलब विदिन 30 सेकंड से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। पहले अपने आप ट्राई करिए इसको। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। तो पहले मेथड है हमारा कंपोनेंट्स वाला। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, जो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में है फोर्सेस, उनको आपने नहीं करना है। जो x और y डायरेक्शन के अलावा है तो उसके आपने कंपोनेंट्स कर देना और फिर x और y डायरेक्शन में बैलेंस आउट कर देना आपने। क्या करेंगे, ये वाली x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस, ठीक है। तो ये T1 x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में, मतलब माइनस साइन में, इन दोनों को कुछ भी करेंगे। T2 के कंपोनेंट कर देंगे, तो ये जाएगा T2 cos 60, T2 sin 60। This force will balance this force, क्योंकि इक्वल अपोजिट है ना। अच्छा, इक्वल है क्या कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में forces will be balanced। T2 cos 60 will be balanced by this force, so T2 sin 60, T1 T2 cos 60 10। cos 60 वैल्यू पता है, g वैल्यू पुट कर दो, g वैल्यू पुट कर दो, T2 आ जाएगा, इस T2 वैल्यू यहाँ डाल दो, T1 आ जाएगा। तो ये तो अब इसके अलावा एक और मेथड है, which is known as Lami's theorem। इसको आप स्कूल में नहीं यूज करेंगे, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, then F1 upon sin alpha equals to F2 upon sin beta is equals to F3 upon sin gamma। अब ये क्या है वो यहाँ देख लेते हैं। ऐसे सपोज तीन फोर्सेस हैं, F1 F2 F3, ये तीन फोर्सेस हैं। F1 में अपोजिट वाला एंगल है अल्फा, F2 के अपोजिट वाला एंगल है बीटा, F3 के अपोजिट वाला एंगल है गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीन एंगल दिए हुए हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस लग रही होती है, पूरा ये सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, ऐसा लैमिस थ्योरम ने कहा। यहाँ पर भी तीन फोर्सेस हैं और ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, तो आपको बस एंगल्स पता होने चाहिए। ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री, ठीक है, या फिर कह लो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ये पूरा कितना हो जाएगा 60 + 90 मतलब 150,
ये एंगल 150 हो गया, ठीक है, ये एंगल 150 हो गया और ये वाला भी कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अच्छा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो T1 के अपोजिट एंगल में कौन सा होगा, जो T1 से अपोजिट ये वाला एंगल होगा, है ना। यहां मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। ऐसे है ना, ये T1 है, 10 की है, ये T2 है। तो ये एंगल जो है 150 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस के अपोजिट वाला एंगल हमें पता है, लंबी तरफ लगा देते हैं। T1 अपॉन sin 120, T2 के अपोजिट है 90 डिग्री sin 90 एंड tan G अपॉन sin 150। तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, T1 तो आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इसको और सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कोई पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। ये जो बैच है ठीक है, इसका मास 100 kg है, इसकी डिग्री एंगल, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेगी। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अर्थ का, अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन अर्थ का लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक का लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक, बी का मतलब है ब्लॉक। एक इसका वेट लगेगा mg यानी 100g, ठीक है। और भी फोर्स लगेगी, एनी अदर फोर्स, ये जो बैच है इसके ऊपर क्या और फोर्स लगेगी आप सोचिए। तब तक मैं ये 20 kg जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। 20 kg का नीचे लगेगा वेट 20g, एक नॉर्मल रिएक्शन है एन ग्रेविटी तो ये वाला डायग्राम ये तो आपका करेक्ट भी होगा कि हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा ड्रॉ किया था। इसमें आपकी गलती हुई होगी क्योंकि आपने एक फोर्स मिस कर दिया। अब मैं आपको क्यों बताता हूँ, देखो ये जो फोर्स है LP, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, है ना। ये जो एंगल है ये कितना होगा, मैंने आपको बताया ना नॉर्मल के साथ इसका एंगल होगा वही होगा जो बैच का होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो इसके आप कंपोनेंट कर दो NP cos 60, NP sin 60, NP cos 60, NP sin 60, ठीक है। तो जब हमने कंपोनेंट्स किए तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अर्थ है इसको बैलेंस करेंगे ये दोनों फोर्सेस, ये समझ में आ रहा है। अगर y डायरेक्शन में NP ऊपर की तरफ लग रहा है और ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ, तो ये इन दोनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है इधर को लगेगी, NP का एक कंपोनेंट इधर को लगेगा, इसको तो बैलेंस करने की है ही नहीं। और न्यूटन ने क्या पता, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लगेगा तो वो तो मूव कर जाना चाहिए। इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब हम एक फोर्स मिस कर रहे हैं, वो है फ्रिक्शन फोर्स।
और ये फ्रिक्शन इस वाले फ्रिक्शन से अलग होगी, इसका नाम Fr1 है, क्योंकि ये फ्रिक्शन वेज और अर्थ सरफेस के बीच में रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं लगेगी ना तो ये वेज इधर और ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है इसको इधर लगना ही पड़ेगा और इसका नाम हम Fr1 रख देते हैं क्योंकि ये इस फ्रिक्शन से अलग है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर लग रही है, यानी कि जो वेज है वो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है ना। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, अगर इसमें इसके ऊपर फ्रिक्शन रहती है, ये भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, वो भी हमें ड्रॉ करनी है और वो किधर होगी, इधर होगी। Fr नाम मेरा कॉमन, ठीक है। और एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो कितनी फोर्स हो गई है, 1 2 3 4 5 फोर्स। आपने कितनी लाइन की है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अभी आपके लिए ये सब न्यू है, ये धीरे-धीरे आप सीख जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर स्पेशली ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको हमेशा ये देखने की, अगर क्वेश्चन बोला गया कि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्सेस बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट भी होनी चाहिए। यहाँ पर एक Fr1 प्रेजेंट लिखा तो हमें समझ में आया कि इसका मतलब एक फोर्स मिस कर रहे हैं, तो हमने तुरंत बना दिया, ठीक है। अब हम इजीली कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बोला था जो फोर्सेस x और y डायरेक्शन में उसका हमने कुछ नहीं करना, जो x y के अलावा फोर्सेस उसके लिए कंपोनेंट है, तो 100 जी y डायरेक्शन में उसको हम कुछ नहीं करेंगे, n की जो है ऊपर इसको भी कुछ नहीं करेंगे, Fr1 x डायरेक्शन में इसको कुछ नहीं करेंगे। अब बचा nb, इसके हम कंपोनेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इधर और इधर, और ये Fr इसके हम कंपोनेंट करेंगे इधर और इधर, तो ये हो जाएगा Fr cos 60 Fr sin 60, ठीक है। जब आप कंपोनेंट कर देते हैं ना तो आप चाहे तो वो फोर्स हटा सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट करने वाला फोर्स का कोई काम नहीं बचता है, तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। और इसके अपने कंपोनेंट नहीं है, इसको भी आप हटा सकते हैं, डॉटेड वाला भी हटाएंगे। कंपोनेंट से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी फोर्स किधर है, ठीक है। तो अब ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये हमें साफ-साफ बता रही है कि एनई जो है वो इन दोनों को बैलेंस करेगा, मतलब 100g प्लस एनबी और 60 प्लस Fr sin 60, ये इन सबको बैलेंस करेगा, और एनबी sin 60 Fr cos 60 प्लस ठीक है। Fr sin 60 Fr cos 60 कहाँ है, इधर है, यहाँ होना चाहिए Fr sin 60। देखो जो Fr लगाया था हमने इधर लगाया, इसका एंगल तो जो फोर्स होती है ना, जिस एक्सिस का एंगल होता है वो वाला मोमेंट cos मोमेंट होता है, इस Fr का ये वाला मोमेंट cos मोमेंट नहीं होगा, इस एक्सिस से 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये ड्रॉ करो अलग अलग एंड, ठीक है। ये हो गया। अभी अपनी क्वेश्चन देखिए, अब इसकी भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये एंगल में 60 डिग्री होता है ना, हो जाएगा एनबी cos 60 एनबी sin 60, है ना, और इसका ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, हो गया Fr cos 60 मतलब Fr sin 60। यहाँ से भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगे, Fr sin 60 प्लस एनबी cos 60
यानी ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेंगे 20 जी और ये फोर्स इधर बैलेंस करेंगे एंड बी साइन तो चार इक्वेशन हो गई ना पास 1 2 3 4 4 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल ओके हमने इक्वेशन से एक बात चेक कर लेते हैं cos sin 60 plus nb cos 60 is equal to 28 ठीक है nb sin 60 is equal to fr cos 60 और फोर इक्वेशंस और फोर वेरिएबल कौन से हैं nb ne fr और fr चार वेरिएबल चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए चार ओके तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं है ना और यहाँ पर हम लाइन सिर्फ लगा रहे हैं ये जो डायग्राम है इसमें nb इधर हो गया फ्रिक्शन इधर हो गया और 20 जी नीचे ये एंगल 60 डिग्री है ना ये वाला पूरा एंगल 120 और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 150 है इसके अकॉर्डिंग हमने लाइन सिर्फ के अकॉर्डिंग ये लिख दिया है ना यहाँ से nb की वैल्यू आ जाएगी ये इधर मल्टीप्लाई करना 20 to g मतलब 10 sin 90 डिग्री 1 sin 150 कितना होगा sin 30 के बराबर होगा sin 30 बन बैठ nb जो 100 आ रहा है ठीक है अब fr कितना आएगा ये इधर मल्टीप्लाई करो 200 और sin 90 डिग्री 1 sin 120 डिग्री will be equal to sin 60 डिग्री root 3 by 2 100 root 3 अब चाहे इसको ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे आंसर सेम है नो प्रॉब्लम है ना अब जब ये आ चुका है ठीक है तो एनी की वैल्यू निकालनी है 100 g का मतलब है 10 मेरी प्रॉब्लम हो गया nb की वैल्यू कितनी है 300 cos 60 1/2 फ्रिक्शन कितना है 100 रूट 3 sin 60 3/2 तो बड़ा आसान है 1000 plus 50 plus कितना हो गया 150 1200 है ना आप लोग कितना है कैलकुलेट कर दोगे आपका तैयार है मेरा एक जी कहीं आपने एक 10 कर दिया ठीक है कोई बात नहीं ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा ये समझ में आ रहा है ठीक है यहाँ पर नेगेटिव रूल लगा के बहुत इजीली सॉल्व हो जल्दी हो है ना और उसके बाद फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी है एंड वी आर फंक्शन की आंसर ठीक है आगे बढ़े application of Newton's second law ठीक है मास कांस्टेंट जब मास कांस्टेंट तक वाले क्वेश्चन हम करेंगे जब मास कांस्टेंट होता है तो F net is equal to mass into acceleration ये फॉर्मूला हमने किया था याद है न्यूटन सेकंड लॉ में तीन केसेस थे जब मास कांस्टेंट होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना और ये फॉर्मूला F net is equal to मतलब F is equal to अभी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना वही फॉर्मूला है इसी पे बेस क्वेश्चन करने हैं हमने ठीक है तो सबसे पहले पूरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इसको हम बोल रहे हैं मास लेस पुली यानी कि पुली का मास कंसीडर नहीं ठीक है strings massless जो strings हैं वो भी massless हैं ये जो रस्सीदार ये massless ऐसा मतलब चल रही है तो मास है किसका सिर्फ जो ब्लॉक्स हैं इसका मास है ठीक है और ये जो पुली है जो ऊपर छत से मतलब अटैच है
और इस पुली के ऊपर एक रस्सी डाली है, उस रस्सी से दो ब्लॉक्स बने हुए। ये है सपोज 10 केजी का और ये है 5 केजी। अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन of 10 kg tension in spring। अब ये वाला जो 10 kg है, इसके लिए अगर मैं टेंशन की डायरेक्शन देखूं स्प्रिंग में तो कितना होगा? हाँ 10 kg इधर होगी टेंशन फोर्स की डायरेक्शन। बताओ ना, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे बताओ इस तरफ क्या होता है? सही आपको ऊपर बस पता नहीं क्या आप लोग इतना सोच रहे हो। एक सिंपल सी चीज है, जिस बॉडी की बात है उससे बाहर की तरफ लगा दो। पता नहीं क्या सोच रहे थे बैठे, क्या सोच रहे थे जिंदगी सर जो रस्सी है उधर लगेगा मतलब बताओ तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ये भगवान ने डायरेक्शन बनाई है, तो ये बताने के लिए बनाई है। तो सिंपल क्या याद रखेंगे, जिस बॉडी पे टेंशन फोर्स की बात हो रही है उससे बाहर की तरफ। ये 10 kg है, ये स्प्रिंग है, बाहर की तरफ मतलब उधर, बस ये हो गया। 5 kg के लिए नीचे आता अपना दिमाग मत लगाओ। फिजिक्स के ना रूल्स हैं कुछ, फिजिक्स के रूल्स या फिजिक्स के जो लॉज जो हम आपको पता है वही लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ। मैं पहले कहा मैंने क्या रूल बताया, जिस बॉडी पे टेंशन फोर्स की बात हो रही है उससे बाहर की तरफ। अब बाहर का मतलब किधर? जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग है उधर बाहर की तरफ। ये नहीं कि इधर के उधर का नाम हो, वहां तो स्प्रिंग ही नहीं है ना। मैंने बोला बाहर की तरफ मतलब जहां स्प्रिंग है उधर बाहर की तरफ बस, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में लगाओ कि ये ऊपर लगनी चाहिए नीचे लगनी चाहिए, मुझे लग रहा है आपको लगने से कुछ नहीं होता है। आपको रूल्स याद रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर बोलना है और सॉल्व कैसे करना है ना। अच्छा, तो इसके ऊपर एक 10 kg मतलब इसका जो वेट है वो भी लग रहा होगा, इसके ऊपर भी लग रहा होगा, भाई दोनों का वेट लग रहा होगा। अब ये जो भारी वाला है ये नीचे जा रहा होगा, भारी वाला नीचे जा रहा होगा। हम मानते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, यही ए एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और ये टेंशन निकालनी है। अच्छा यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पर भी लिख दिया सर सेम स्ट्रिंग है। मैंने आपको बताया था अगर स्ट्रिंग सेम होगा तो टेंशन सेम होगी, अगर स्ट्रिंग अलग हो जाएगा तो अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्ट्रिंग एक ही है ना, इसलिए सेम है। अच्छा एक बात और है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, है फुली पे है ना, एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब इन दोनों के लिए मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, F net = मास इंडेक्स। एक अब देखो मैंने यहां पर ना इस ब्लॉक को अलग से निकाल के लिखना है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहीं पे बना दी है और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनाना, ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें नेट फोर्स देखनी है। इसमें एक रूल है याद रखिएगा, assume direction of forces and positive if force is along acceleration, यानी कि जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रही होगी उसको पॉजिटिव मान लेंगे, है ना। जब आप इस इक्वेशन को लिखोगे ना उसके लिए ये रूल है, ध्यान रखिएगा, है ना। एंड assume direction of force as negative if force is opposite direction।
तो सिंपल सी बात है, जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो एक्सेलरेशन की अपोजिट है उसको नेगेटिव। ठीक है, अब हम ये वाली इक्वेशन जो है इसमें लिख रहे हैं। एफ नेट का मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी लगेगी। नेट फोर्स लगेगी 10g माइनस e, और राइट साइड में मास, तो मास का कितना है 10, एक्सेलरेशन कितनी है ये मान लीजिए, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताइए यहाँ पर मैंने 10g जो है यानी कि वेट वाली फोर्स इसको पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है देखो इसके नाम इसके पॉजिटिव, ठीक है। टेंशन को नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का अपोजिट, राइट, ठीक है। अच्छा इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन का नाम है टेंशन, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। एक्सेलरेशन का वैल्यू कौन सी है 5g, इसको नेगेटिव, ये नेट फोर्स आ गया और मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन 3। दो इक्वेशन दो वेरिएबल टेंशन और एक्सेलरेशन। चलो कैलकुलेट करिए, नोट डाउन करो ना, कैलकुलेट करके बताओ।